क्या होगा किसान आंदोलन का? अधिकतर लोगों को यह सवाल परेशान कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग निश्चिंत हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि भ्रमित किसान थक हार कर परेशान होकर अपने घर लौट जाएंगे, फिर खेतों में काम करेंगे, अनाज उपजाएंगे और उनका पेट भरेंगे। उनका ऐसा सोचना निराधार भी नहीं है। रविवार को मन की बात और सोमवार को देव दिवाली मनाने काशी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसान गलत हैं, जबकि उनकी नीयत गंगा की तरह पवित्र है। उन्होंने किसानों के हित में कानून बनाया है। यह किसानों के भले के लिए है। जिन लोगों ने अब तक किसानों का भला नहीं किया है, वही किसानों को भरमा रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। उनका कहना है कि ऐसे लोग आशंका बढ़ा रहे हैं, किसानों को आशंकित कर रहे हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री किसानों की बात सुनने वाले नहीं हैं, वह इसके मूड में ही नहीं है। उन्हें सुनना होता तो किसानों से बात दिल्ली में करते, आमने सामने करते, काशी जाकर अपने मन की बात मीडिया के माध्यम से किसानों से नहीं करते, जबकि किसान उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए दिल्ली आए हैं और प्रधानमंत्री हैं कि किसानों को दिल्ली की सीमा पर रोककर आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाकर अपने मन की बात कर रहे हैं। अपने मन से किसान के हित की बात कर रहे हैं। काशी में देव दिवाली मना रहे हैं। यह महज संयोग ही नहीं है कि जिस दिन देव दिवाली थी उसी दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी था। प्रधानमंत्री ने प्रकाश पर्व पर कुछ नहीं कहा। काशी जाकर उन्होंने यह संदेश भी दिया है कि आंदोलन करने वाले किसान पंजाब हरियाणा के सिख हैं। सिख और मुसलमान हिंदू राष्ट्र के निर्माण में बाधक हैं, ऐसा दक्षिणपंथी विचारधारा मानती है। जाहिर है कि इसी विचारधारा के मानने वाले प्रधानमंत्री भी हैं, इसलिए उनकी बात वह नहीं सुनेंगे, किसानों की बात वह नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री को इस बात की राहत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार सहित हिंदी पट्टी के हिंदू सवर्ण किसान उनके पक्ष में हैं। ऐसे में उन्हें पंजाब के किसान नहीं चाहिए, और उसमें अगर हरियाणा के किसान भी शामिल हैं तो वो भी नहीं चाहिए। दरअसल उन्हें देश की सीमा तो चाहिए, लेकिन उस सीमा के भीतर रहने वाले ऐसे नागरिक नहीं चाहिए जो हिंदू नहीं हैं और हिंदुओं में जो सवर्ण नहीं हैं। लेकिन कि उधर किसान भी अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि वह अपनी बात मनवा कर ही वापस जाएंगे। जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, वह दिल्ली की सीमा पर डटे रहेंगे। अब देखिए कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि सत्ता झुकने के लिए तैयार नहीं है। इधर सत्ता अपनी जिद पर है तो उधर अन्नदाता भी अपनी जिद पर अड़ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या परिणाम निकलता है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के ही किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? केवल पंजाब के ही किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को लगता है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने में मज़ा आ रहा है। यह आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। किसानों को
बहकाया गया है, बरगलाया गया है, भ्रमित किया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए किसानों को भड़काया है आंदोलन के लिए। ऐसे लोगों का इशारा कांग्रेस की तरफ होता है। दरअसल सत्ता समर्थक ऐसे लोग सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। सत्ता भी यही कह रही है। जून में जब 3 कानूनों वाला अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई, तभी से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अचानक किसानों को क्या हो गया, वह आंदोलन क्यों करने लग गए, वह दिल्ली क्यों आ गए। ऐसे लोगों को यह पता नहीं है कि किसानों को अचानक कुछ नहीं हुआ है। अचानक तो सरकार को हो गया कि वह लॉकडाउन के समय में ऐसे 3 कानून अध्यादेश के माध्यम से लागू करती है जिसके लिए कोई पारदर्शिता नहीं होती है। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे कानून को लागू किया जाए, न किसी से चर्चा, न किसी से विचार विमर्श किया जाए। उसके बाद जब संसद में ये कानून लाया जाता है, बिल लाया जाता है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती और उसे पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा में इस कानून को किस तरह से पारित किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। जबरन न उस पर बहस, न चर्चा, न कोई गुंजाइश चर्चा की, और उसे नियम विरुद्ध एक तरीके से पारित कर दिया गया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये किसानों के हित में है। किसानों के हित में थी तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई, और लॉकडाउन के समय अध्यादेश के माध्यम से क्यों लागू किया गया। जब ये अध्यादेश के माध्यम से तीनों कानूनों को किसानों पर थोप दिया गया, उसी समय किसानों में शक हो गया था। जहाँ पारदर्शिता नहीं होती वहाँ शक की पूरी गुंजाइश होती है। तो ये सरकार बेशक कहे कि उसकी मनसा गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन यदि उसकी मनसा गंगा की तरह पवित्र होती तो वह इसमें पारदर्शिता के साथ इस कानून को लागू करती, बहस चर्चा के बाद इस कानून को लागू करती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब यह अध्यादेश लागू किया तभी से किसान सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। बदले में केवल यही कहा गया कि यह किसानों के हित में है, उनके फायदे में है। किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी की गई है, जबकि किसान कह रहे हैं कि हमने तो यह मांग कभी मांगी ही नहीं, ये हमारी मांग थी ही नहीं। वह यह भी कह रहे हैं कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से हमारा भला ना करे। किसानों को नहीं चाहिए ऐसी कोई भलाई। जब किसानों को सरकार की यह भलाई नहीं चाहिए तो सरकार जबरन उनका भला क्यों करने पर अड़ी हुई है, यह समझ से परे है। जाहिर है सरकार के मन में खोट है। वह किसानों की भलाई के बहाने किसी और का भला करना चाहती है। गंगा की तरह पवित्र सरकार की इस मंशा को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी। शिक्षकों को लगा कि मुख्यमंत्री ने उनके हित में काम किया है, लेकिन अंदर की बात यह थी, हकीकत यह थी कि मुख्यमंत्री के एक मित्र की पत्नी उसी साल सेवानिवृत्त होने वाली थी। इसलिए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की रिटायरमेंट की यानी सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ाकर मित्र की पत्नी को 2 साल और नौकरी करने का तोहफा दिया था। इस अवधि को नहीं बढ़ाते तो उनकी पत्नी को 2 साल पहले ही रिटायर हो जाना पड़ता। इससे उन्हें नुकसान होता, वेतन नहीं मिलते। साफ है कि मुख्यमंत्री का फैसला मित्र और उनकी पत्नी को लाभ पहुंचाने के लिए था।
कहने को मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि उनका फैसला पवित्र था, उन्होंने शिक्षकों के हित में ये फैसला लिया, लेकिन असलियत ये थी कि उन्होंने मित्र की पत्नी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया। तो सरकारों के गंगा की तरह पवित्र फैसले अक्सर इस तरह भी होते हैं। 3 कृषि कानूनों के बहाने भी सरकार किसानों का नहीं बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों का भला करना चाहती है। यही नहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून तो किसानों के नाम पर लाया गया, लेकिन इसका खामियाजा देश का शहरी वर्ग अधिक भुगतेगा और भुगतना शुरू कर दिया है। गरीबों की तो इससे कमर टूट जाएगी। इसका असर दिखाई देने लगा है। कारोबारी इस कानून की आड़ में कारोबारी कालाबाजारी करने लगे हैं और आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके उसका दाम बढ़ा के अधिक कीमतों में उन्हें बेचने लगे हैं। और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। लोग आलू, प्याज, टमाटर ही नहीं, चीनी, चाय पत्ती के दामों को भी अधिक दरों पर खरीदने के लिए बाध्य हो गए हैं, जो कि इस कानून से पहले ऐसा नहीं था। इसे झेल सभी रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की आड़ में जमकर जमाखोरी हो रही है और वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ाए जा रहे हैं। इसका खामियाजा उपभोक्ता होने के नाते किसान भी भुगत रहा है और शहरी लोग तो भुगत ही रहे हैं, जो शुद्ध तौर पर उपभोक्ता होते हैं। लेकिन ऐसे शहरी मध्य वर्ग को यह बात समझ में नहीं आ रही है और वह भी किसानों के आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि इन कानूनों का असर किसानों से कहीं ज़्यादा शहरी मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और पड़ेगा। लेकिन यह बात जब तक उनके समझ में आएगी तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा। सरकार का कहना है कि किसान भी अपनी फसलों को स्टोर करें, जब उचित दाम मिलेगा तब बेचें। कहने सुनने में यह तर्क सुंदर लग सकता है, तर्कसंगत भी लग सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह सही नहीं है, क्योंकि किसान की हैसियत ऐसी नहीं होती है कि वह अपनी फसलों को गोदाम में स्टोर कर सके, क्योंकि उसके पास गोदाम भी नहीं होता। रहने के लिए तो घर नहीं होता है, गोदाम कहाँ से लाए। वह एक फसल उगाता है, उसे बेचता है और फिर दूसरी फसल उगाने की तैयारी करता है। वह किसानी करता है, फसल उगाता है, कारोबार नहीं करता है। इस कानून के बहाने उसे कारोबार करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि वह नहीं कर सकता। जाहिर है कि कारोबार सत्ता के मित्र, पैसे वाले लोग गोदाम बनाकर करेंगे। इस समय देश भर में किस पूंजीपति के गोदाम बनाए जा रहे हैं यह सभी जानते हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं यह भी सभी जानते हैं। और गंगा की तरह पवित्र नीयत वाला जो ये कानून बनाया गया है वह इन्हीं गोदामों में संरक्षित किया जाएगा। किसान तो बहाना है, लाभ किसी और को पहुंचाना है। वैसे भी खेल का यह नियम एक पक्षी है, जिसे जिताना है उसके अनुकूल नियम कायदे बना दिए गए हैं। कुश्ती में पहलवानों को बराबर भार वर्ग में लड़ाया जाता है, यानी 50 किलो वाले पहलवान को 50 किलो भार वर्ग वाले पहलवान से लड़ाया जाता है।
यहाँ तो 100 किलो वाले पहलवान को 35 किलो वाले किसान से लड़ाया जा रहा है। जाहिर है कि जीत किसकी होनी है यह पहले से ही तय है, क्योंकि जीतने वाले के पक्ष में ही नियम बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया जाएगा। बदले में किसान कह रहे हैं कि यह बात कानून बनाकर कहिए, कानून में शामिल करिए इस बात को लिखित में। सरकार कानून नहीं बना रही है, जाहिर है कि उसके मन में खोट है। यदि खोट नहीं होता तो वह एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करने वाला कानून भी बना देती। वह यह कानून बना देती कि किसान किसी को भी कहीं भी फसल बेचे, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई उसे नहीं खरीदेगा। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं खरीद सकता, ज़्यादा जितना देना है दे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वह तो कह रही है कि आंदोलन कांग्रेस करा रही है, ऐसे लोग करा रहे हैं जिन्होंने अब तक किसानों का शोषण किया है, जबकि इतिहास गवाह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था इसी कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई है और उसी व्यवस्था को किसान लागू रहते देना चाहते हैं। बहरहाल कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है, राजनीति करना क्या गलत है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो क्या करती थी? किसानों के आंदोलन के बारे में अब के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2013 में जंतर मंतर पर जाकर क्या कहा था कि हम हमेशा किसान के साथ हैं और किसान अगर प्रताड़ित होता है, शोषित होता है तो उन्हें पीड़ा होती है। और भी पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने कही थी, लेकिन तब वो विपक्ष में थे इसलिए किसान आंदोलन के पक्ष में थे। अब वह सत्ता में है तो किसानों का आंदोलन उन्हें राजनीति से प्रेरित लग रहा है, भ्रमित लग रहा है। और अब उस समय तो किसान जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हीं राजनाथ सिंह की सरकार अब किसानों को दिल्ली में प्रवेश भी नहीं करने दे रही है। सर्दी के महीने में पानी की बौछार से मार रही है, लाठी चलवा रही है, आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा रही है। अब किसानों से कोई हमदर्दी नहीं रही गई है। 2013 में इतनी हमदर्दी थी और अब कोई हमदर्दी नहीं है। विपक्ष में थे तो किसान अन्नदाता थे, अब सत्ता में हैं तो किसान अपराधी और आतंकवादी खालिस्तानी हो गए हैं। एक ऐसी भाषा है उन लोगों के लिए जो देश के लोगों का पेट भरने के लिए अपना पेट काट कर जीते हैं। जिन जवानों की जय बोलते हैं वह इन्हीं किसानों के बेटे होते हैं, इन्हीं किसानों के लाल होते हैं। किसानों को उनके ही बेटों से पिटवा रहे हो, मरवा रहे हो और खुद को किसान हितैषी बता रहे हो। ये कैसी नीयत है जो गंगा की तरह पवित्र है। विपक्ष में रहकर आप किसान आंदोलन को समर्थन दें तो अच्छा है, और जब विपक्ष में रहकर कांग्रेस किसानों के आंदोलन को समर्थन दे तो देशद्रोह हो जाता है। इतना जहरीला सोच कहाँ से पैदा होता है? सत्ता के अहंकार से ही पैदा होता होगा, क्योंकि सत्ता तंत्र को ही किसान और उनका आंदोलन नहीं भाता है।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि केवल पंजाब के किसानों को क्यों दिक्कत है। ऐसे लोग आँख ही नहीं अपनी दिमाग पर भी पट्टी बांध चुके हैं। उन्हें हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी किसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आए हुए किसान दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता है। इसलिए उन्हें इसका खोने का अंदाज़ा है, आशंका है और इसीलिए वह आंदोलित कर रहे हैं। जिन जगहों और प्रदेशों में मंडी व्यवस्था बनी ही नहीं, वह क्यों आंदोलन करेंगे, वहाँ के किसान क्यों आंदोलन करेंगे। उन्हें तो यह पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। जिन्होंने अपनी फसल कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में जाकर बेची ही नहीं, वह इसके खत्म होने की आशंका में क्यों आंदोलन करेंगे, वह इसके दर्द को कैसे जान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रभावित नहीं होंगे। देर सवेर चपेट में सभी आएंगे, लेकिन तब शायद देर हो चुकी होगी। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि समय के साथ बदलना पड़ता है, व्यवस्थाएं भी बदलती हैं, तो फिर हाय तौबा क्यों किया जा रहा है। ऐसे लोगों को यही कहा जा सकता है कि जिंदा कौमें इंतज़ार नहीं करती हैं, वह बदलाव अपने अनुकूल करने के लिए संघर्ष करती हैं। मरना तो हर आदमी को होता है, लेकिन वह मरने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि जीने मरने के बीच के दौर को अपने अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करता है। लंबा वही जीता है जो हालात को अनुकूल बनाने के लिए संघर्ष करता है। कृषि नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ठीक ही सुझाव देते हैं। अपने एक लेख में वह लिखते हैं कि किसानों की मांग है कि बनाए गए तीनों केंद्रीय कानूनों को हटा दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि एक चौथा कानून बनाया जाए जिसमें यह अनिवार्य हो कि देश में कहीं भी किसानों की फसल एमएसपी से कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह ज़रूरी है। देश में इस समय एपीएमसी यानी अनाज मंडियों की 7,000 मंडियां हैं, जिनमें से अधिकतर पंजाब और हरियाणा में हैं। हमें देश में अभी 42,000 एपीएमसी मंडियों की ज़रूरत है। हमें इसमें निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को घर के पास एक मंडी की सुविधा उपलब्ध हो। किसानों को असली आज़ादी तब मिलेगी जब मंडी उनके घर के पास होगी। दूसरी बात यह है कि अभी 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित होती है, पर मुख्यतः धान और गेहूं की ही खरीद होती है। अगर पूरे देश में इन 23 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदने का कानून लागू कर दिया जाए तो 80% फसलें इसके तहत कवर हो जाएंगी। इससे किसानों की बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। बहुत से छोटे किसान जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचता, उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि को 6,000 सालाना से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष कर देना चाहिए। तीसरी बात, अमूल डेयरी हमारे सामने एक सहकारी मॉडल है। अमूल डेयरी में अगर उपभोक्ता 100 रुपये का दूध खरीदता है तो उसका 70% किसानों के पास जाता है। हमारे देश में यही सहकारी मॉडल दालों, अनाजों, सब्जियों, फलों इत्यादि फसलों पर क्यों नहीं लागू किया जाता ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। इन तीनों चीज़ों से होकर आत्मनिर्भर भारत का रास्ता निकलता है, ऐसा कृषि नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, जो कि सर्वथा उपयुक्त जान पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार इस पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही है और वह
अपने तर्कों से कुतर्कों से किसानों को हतोत्साहित करके उन्हें वापस उनके घरों को जाने के लिए विवश कर देना चाहती है।